मार डाला था। लेकिन अब इसमें एक नई बात सामने आ रही। सूत्रों के मुताबिक निक्की और उसकी बहन कंचन का अपने पतियों से रील और वीडियो बनाने को लेकर और ब्यूटी पार्लर चलाने को लेकर झगड़ा होता रहता था। आपको बता दें, निक्की और उसकी बहन कंचन की शादी एक ही परिवार में दो भाइयों से हुई थी। सूत्रों के मुताबिक कंचन के सोशल मीडिया प्रोफाइल से दोनों बहनें रील अपलोड करती थी, जिस पर निक्की पति विपिन और कंचन के पति रोहित को ऐतराज रहता था। 11 फरवरी की रील और पार्लर को लेकर झगड़ा हुआ। इस बीच आज इस केस में गिरफ्तार किए गए निक्की के ससुर ने पूछताछ में बताया कि वारदात के वक्त वो घर पर नहीं था। गिरफ्तार सास ने भी बयान दिया कि वो काम से गई थी। पुलिस अब सीसीटीवी और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के जरिए सच्चाई का पता लगाने में जुटी है। सीडीआर लोकेशन भी खंगाली जा रही है, जिससे सच सामने आए कि कौन कहां था। अरविंद ओझा हमारे साथ, हमारे सहयोगी और अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, अभी एक नया एंगल सामने आ रहा है। देखिए, बिल्कुल इस मामले में अब धीरे धीरे, चूंकि शुरुआत में जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसके बाद अब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी है। आज तक को नोएडा पुलिस के सूत्रों ने यह जानकारी दी है कि रील और वीडियो को लेकर भी जो दो बहनें थी और उनके पतियों के बीच विवाद चलता था। पहला विवाद 11 फरवरी को हुआ था, जिसके बाद दोनों बहनें अपने पिता के घर चली आई थी। उसके बाद 18 मार्च को पंचायत बैठी थी। पंचायत में बड़ा फैसला हुआ था। पंचायत में बहनों ने बोला था कि वो रील और वीडियो नहीं बनाएंगे, और पार्लर वो भी चलाती थी, उसको लेकर भी झगड़ा चलता था। उसके बाद 18 मार्च को दोनों बहनें आई। उसके कुछ दिन तक सब कुछ ठीक ठाक रहा। उसके बाद फिर वही रील वीडियो को लेकर विवाद हुआ। उसके बाद से ही लगातार मनमुटाव चलता रहता था। अब 21 अगस्त को जो आरोप है कि विपिन जो पति है उसने जला करके मार डाला निक्की को। उसके बाद दहेज की भी बात सामने आई। पिता ने आरोप लगाया कि पहले स्कॉर्पियो दी, बुलेट दी, उसके बाद मर्सिडीज पर निगाह थी, कैश की वो डिमांड कर रहे थे। तो कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में कुल 4 लोगों को अर्पिता गिरफ्तार किया गया है नोएडा पुलिस के जरिए, जिसमें विपिन को इनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया, जो पुलिस कस्टडी से पुलिस की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था और पुलिस वालों पर ही फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने फायरिंग की, उसको काबू किया गया। उसका भाई, विपिन का भाई, उसको अरेस्ट किया गया है। जो सास है, ससुर है, उन सभी को अरेस्ट कर लिया गया है। सास जो ससुर है वो कह रहा है कि जिस वक्त ये पूरी घटना हुई वो नहीं था। सास भी यही दावा कर रही है। तो पुलिस पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस है, सीसीटीवी, सीडीआर, इन सब के जरिए इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। साथ ही साथ अब इसमें नया एंगल भी सामने आया है कि न सिर्फ दहेज को लेकर बल्कि रील और वीडियो को लेकर भी विवाद था। कंचन का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसमें 59,000 से ज्यादा फॉलोअर हैं। तो अलग अलग थ्योरी इस मामले में सामने आ रही है। सबके अपने अपने दावे हैं। वहीं नोएडा पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया है और कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल सभी को जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा, लेकिन पुलिस कस्टडी रिमांड ली जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अमूमन जिस आरोपी की गिरफ्तारी होती है पहले उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है, बाद में पुलिस कस्टडी रिमांड लेती है पुलिस। तो इस मामले में भी 4 लोग अरेस्ट हुए हैं। सभी को न्यायिक हिरासत में बारी बारी से भेजा जा रहा है। उसके बाद पुलिस कस्टडी रिमांड ली जाएगी। आगे की पूछताछ इस मामले में की जाएगी। अर्पिता, ठीक है, आप जरा रहिए साथ। देखिए, निक्की का पति 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल में है। जेल जाने से पहले जब मीडिया ने उससे सवाल किया तो सभी आरोपों से वो मुकर गया। उसने कहा कि उसे कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि उसने निक्की को नहीं मारा है। कहना चाहते हो आप? गलती पछतावा है? गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं है, नहीं मैंने मारी है। हाँ, ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा, और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा अच्छा, और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं पता ना। पछतावा है? नहीं, हाँ बहुत पछतावा है। बच्चा वाइफ चली गई, बच्चा भी 5 साल का। हाँ। इस केस में सबसे अहम गवाही है निक्की के मासूम बेटे की। उसके मुताबिक उसके सामने उसकी मां को मारा गया। मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाहता मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाहता मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। निक्की के पिता का आरोप है कि उनकी बेटी को दहेज के लिए मार डाला गया। आज तक से बातचीत में निक्की के पिता
ने कहा है कि निक्की के पति विपिन भाटी के अवैध संबंध भी थे, क्योंकि एक वीडियो भी सामने रखा गया जिसमें वो किसी लड़की से मुलाकात कर रहा था। उस वक्त उसकी पिटाई हुई थी और अब पिता कई आरोप लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि कई महिलाओं से उसका अवैध संबंध भी था। वो 60 लाख पैसे की डिमांड कर रहा था। मर्सिडीज कार को लेकर वो डिमांड कर रहा था कि जो गाड़ी आपने खरीदी है वो मुझे मिलनी चाहिए। हमारे साथ मृतक लड़की के पिता भिखारी सिंह हैं। हम उनसे बात करते हैं। सर, आपको कैसे पता चला कि आपकी बेटी की हत्या हो गई है? बड़ी बेटी वहाँ ब्याही थी हमारी। 2016 में ये शादी हुई थी दिसंबर में, और बेटी ने हमें फोन किया तो हम तब पहुँचे। ये इन हत्यारों को मुठभेड़ के साथ गिरफ्तारी होनी चाहिए, और गिरफ्तारी नहीं होएगी तो ये बीजेपी सरकार है, बाबा का बिल्डोजर मकान पर चलना चाहिए। वो अरेस्ट करके उन्हें सजा मिलनी चाहिए। क्या पति पत्नी के बीच विवाद भी होता था? क्या विवाद था? क्या दहेज की भी मांग होती थी? हाँ, दहेज की मांग करते थे। हमने शादी में स्कॉर्पियो दी, फिर बुलेट दी, इन्होंने मांगी, फिर और मांगते रहे। हर बार दहेज मांगते थे, लड़की को मारते थे। अवैध संबंध थे दूसरी लड़की से इनके, तो इन्होंने लड़की को टॉर्चर करते रहे। माँ बेटा दोनों तीनों ही टॉर्चर करते रहे। एक वीडियो भी आया, मारी है उन्होंने, बड़ी बेटी भी मारी है। आपकी बड़ी बेटी? हाँ जी। मारपीट का वीडियो भी आया है। बेटी कुछ बताती थी आपको कि पापा मारते हैं? हाँ, मारते हैं। बेटी ने बताया दोनों को, बेटी इनको मारते हैं। मान से ही गिरफ्तारी, ये हमें जरूर इससे होना चाहिए, मिलना चाहिए। एक दो बार समझौता भी हुआ था, पंचायत हुई थी, समझौता भी हुआ था। देखो, पंचायत के तौर पे हमने उससे पंचायती तौर से भेज दी थी हमने लड़की, उसमें कोई दो राय नहीं है। अरविंद ओझा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरविंद, ये पूरा मामला कई सवालों के अंतर्गत आता है। कई सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं कि क्या जिस तरह से अब खबरें आ रही हैं रील की बात, क्या ये सही है? क्योंकि परिवार ये कह रहा है कि उसके अवैध संबंध थे। परिवार ये कह रहा है कि वो लगातार दहेज मांग रहा था, कैश मांग रहा था, गाड़ी की डिमांड कर रहा था। तो ऐसे में परिवार ने क्या कभी कोई शिकायत दहेज को लेकर दर्ज नहीं कराई थी? कभी शिकायत दर्ज नहीं कराई थी अर्पिता। पुलिस के सामने मामला कभी गया ही नहीं था। चूंकि ग्रेटर नोएडा जो दादरी गांव है वहां के सभी रहने वाले हैं, लिहाजा पंचायत जरूर हुई थी, और पंचायत 18 मार्च को हुई थी। ये जानकारी हमने दर्शकों को दी। 11 फरवरी को मनमुटाव हुआ था, दोनों बहनें अपने पिता के घर आई थी। 18 मार्च को पंचायत हुई थी। तो कभी जो निक्की या उसकी बहन या उसके परिवार वालों ने कभी पुलिस में इस मामले की कंप्लेंट नहीं दी थी। हाँ, ये जरूर है कि कुछ पुराने वीडियोस आए हैं जिसमें पति पत्नी के बीच मारपीट हो रही है। जो विपिन है वो निक्की के साथ मारपीट कर रहा है। इस तरह के कई वीडियो सामने आए हैं। अब चूंकि इस मामले में कंचन जो बहन है वो ये दावा कर रही है कि वो खुद आई विटनेस है, एक बच्चा है। वो दो लोग ये दावा कर रहे हैं कि जो विपिन है उसी ने जला के मारा। लिहाजा कंचन की शिकायत पर ये पूरी एफआईआर दर्ज हुई है 4 लोगों के खिलाफ, और उन सभी को गिरफ्तार किया गया है। अब इस मामले में जो इन्वेस्टिगेशन है वो नोएडा पुलिस को आगे बढ़ानी है। जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, सीसीटीवी फुटेज है, सीडीआर की लोकेशन है, उसके जरिए पूरी सच्चाई जानने की कोशिश करेगी। अभी सभी 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। जाहिर सी बात है उनके बयान भी सामने आएंगे। निक्की के परिवार वालों के बयान सामने आए हैं, और सभी के बयानों को दर्ज करने के बाद फिर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। सच्चाई जानने की कोशिश की जाएगी कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। फिलहाल एफआईआर हत्या में के केस में दर्ज हुई है और 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अर्पिता, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अपर्णा यादव इस पूरे मामले पर क्या कह रही हैं, आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार और महिला आयोग की तरफ से यह पूरी तरह से आश्वस्त करती हूँ कि बहुत ही कड़ी कार्रवाई होगी। और जैसा कि हमने इस केस में भी देखा है कि इस प्रकार का जो भी जघन्य अपराध करेगा, क्योंकि उस वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उस महिला को इस आदमी ने कैसे जलाया है और फिर दौड़ाया गया है उसको, तो डेफिनेटली इसमें देखिए न्याय होगा। और अब खबर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले की साजिश से जुड़ी हुई इस केस में दूसरी गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने आरोपी राजेश के दोस्त तहसीन को गिरफ्तार किया। तहसीन को राजकोट में शुक्रवार को ही हिरासत में लिया गया था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब तक की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि उसने
दरअसल पैसे राजेश को दिए थे। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री पर चाकू से हमले की साजिश थी, लेकिन सुरक्षा को देखते हुए सिविल लाइंस इलाके में उसने चाकू बाहर ही फेंक दिया, क्योंकि अंदर आप मुख्यमंत्री से मुलाकात करने जाते हैं तो बकायदा वहां चेकिंग होती है और इस तरह के कोई हथियार आप अंदर ले जा नहीं सकते हैं, जिस जगह पर यह हमला हुआ था। दरअसल ये उस समय सीएम का आवास था। आवास में जनसुनवाई के वक्त राजेश वहां पहुंचता है और उसने मुख्यमंत्री पर हमला कर दिया था। इरादा चाकू से हमला करने का था, लेकिन सुरक्षा को देखते हुए उसने सिविल लाइंस उसी इलाके में जहां पर मुख्यमंत्री का आवास है वहीं पर चाकू फेंका और अंदर जाने की फिर योजना बनाई। हालांकि कई और खबरें भी सामने आ रही है। ये भी कहा जा रहा है कि किसी जाने माने वकील पर भी ये टारगेट कर रहा था। लेकिन अरविंद, बड़ा सवाल तो यही है कि आखिरकार ये करना क्यों ये चाहता था? ये किसी वकील को अगर टारगेट करना चाहता था तो क्यों? मुख्यमंत्री को चाकू से मारना चाहता था तो क्यों? देखिए, मोटिव को लेकर अभी क्लियरिटी जो पुलिस है वो किसी क्लियरिटी तक नहीं पहुंची है, क्योंकि पहले राजेश भाई को गिरफ्तार किया। राजेश भाई ने अलग अलग थ्योरी दी कि वो जो डॉग्स लवर है, उसके अलावा कई वो एक्टिविटी में शामिल रहा है। उसके बाद जब उससे पूछताछ हुई, अभी इन्वेस्टिगेशन ऑन गोइंग है अर्पिता, और कल ही दूसरी गिरफ्तारी हुई है। जो तंसीम नाम का शख्स है वो गिरफ्तार हुआ है, जिसमें खुलासा हुआ है कि तंसीम ने राजेश भाई को 2000 रुपए दिए थे और साथ ही साथ रेखा गुप्ता के घर पर जब राजेश भाई जिसने सीएम पर हमला किया था उसने वीडियो बना के तंसीम को भेजा था। एक तो ये, दूसरा दोनों को जब कन्फ्रंट कराया गया तो ये बात का खुलासा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में किसी नामचीन शख्स पर हमला करना चाहता था। सिक्योरिटी वहां टाइट थी, इस वजह से वो प्लान कैंसिल हो गया। दूसरा प्लान बनाया कि सीएम पर नाइफ से अटैक करना है, चाकू से अटैक करना है, लेकिन वहां पर सिक्योरिटी टाइट थी, इस वजह से वो प्लान भी कैंसिल करना पड़ा। तो इस मामले में 2 गिरफ्तारियां हुई हैं। मोटिव क्या है, इस बारे में लगातार दोनों से पूछताछ की जा रही है। इन सबके बीच दूसरा डेवलपमेंट भी अर्पिता आया है, वो भी बता दूं कि जब सीएम पर अटैक हुआ तो सीआरपीएफ क्लोज प्रोटेक्शन के लिए तैनात की गई थी, लेकिन एक बार फिर से दिल्ली पुलिस ही अब दिल्ली सीएम की सिक्योरिटी को देखेगी। वहां पर यह जरूर है कि और एक्स्ट्रा पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं, लेकिन आखिर राजेश भाई ने दिल्ली सीएम पर अटैक क्यों किया, मोटिव क्या है, इसके लिए राजेश भाई अलग अलग बयान दे रहा है। इस वजह से मल्टीपल एजेंसी, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम लगातार उससे पूछताछ कर रही है। अब 2 किरदार सामने आ चुके हैं, लिहाजा दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा रही है, कन्फ्रंट किया जा रहा है, ताकि दिल्ली पुलिस किसी नतीजे तक पहुंच सके कि इस मामले में मोटिव क्या था। अर्पिता, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद तमाम जानकारी के लिए। अब बात कांग्रेस पर गृह मंत्री अमित शाह के प्रहार की। प्रधानमंत्री और सीएम को जेल वाले कानून को एक इंटरव्यू में अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। समाचार एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा कि सीएम हो या प्रधानमंत्री हो, कोई जेल से सरकार नहीं चला सकता। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं हो सकता। अगर 30 दिन में जमानत मिलती है तो वापस शपथ ले सकता है। भी कानून की गंभीरता को समझती है। जब 30 दिन के बाद पद छोड़ना है तो वो उसके पहले इसका फैसला करेगी कि बेल मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। हाईकोर्ट में जब केस गया कि श्री केजरीवाल जेल में है, तब उनको वहां से इस्तीफा देने चाहिए। एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुआ। हाईकोर्ट ने कहा कि हम सैद्धांतिक रूप से मानते हैं कि इनको छोड़ देना चाहिए मॉरल ग्राउंड पर, परंतु अभी के कानून में कोई प्रावधान नहीं है। चलिए, अब कानून में प्रावधान हो गया। मेरा बहुत स्पष्ट मानना है, मेरी पार्टी का मानना है, देश के प्रधानमंत्री का मानना है कि इस देश में कोई भी मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, जेल में रहकर सरकार नहीं चला सकते। पहले भी कई लोगों ने मॉरल ग्राउंड पर इस्तीफा दिया है। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने दिया था, येदुरप्पा जी ने दिया था, ईश्वरप्पा जी ने दिया था, जॉर्ज फर्नांडिस जी ने दिया था। कई सारे लोगों ने मॉरल ग्राउंड पर इस्तीफे दिए हैं। कोई जेल में जाकर सरकार नहीं चलाई। इवन हेमंत सोरेन ने दिया था रिसेंट पास्ट में। तो अमित शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष का विरोध पद से चिपके रहने का बहाना है
और इसीलिए इसको लेकर विरोध हो रहा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो बिल को पेश करने पर ही इतनी नाराजगी क्यों, जेपीसी का हिस्सा ना बनने के लिए क्यों कहना। ये तमाम आरोप जो विपक्ष लगा रहा है ये बेबुनियाद है, खुद को बचाने की कोशिश है और विपक्ष विरोध पद से चिपके रहने के लिए कर रहा है। ये पद से चिपक रहने के लिए एक अलग प्रकार से बनाया हुआ खूबसूरत आर्ग्यूमेंट है। मैं मानता हूं हमारी कोर्ट्स संवेदनशील है और जब किसी का पद जाता है तो निश्चित रूप से कोर्ट समय मर्यादा में उनकी जमानत के फैसले करेंगे, जो भी होगा उसका। मैं विपक्ष के लिए नहीं लिखा, पक्ष विपक्ष जो भी होगा इसकी जमानत के फैसले तुरंत ही करने की पद्धति भी डेवलप होगी, ऐसा मेरा स्पष्ट मानना है। वो तो कहते हैं कि पॉलिटिक्स ऑफ वेंडेटा होगा, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, जो पुलिसिंग है, वो सब सेंट्रल के कमांड में आ जाता है। पूरी चीज में से आपकी सरकार नहीं, है तो फिर पूरी चीज में से कोर्ट को बाहर ही रख रही हो। तो कोर्ट जाने से पहले इन्वेस्टिगेशन भी तो होगा ना, इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस के हाथ में। मैं समझ गया, इन्वेस्टिगेशन हो गया, गलत हुआ, मान लीजिए आरोप भी मान लीजिए, अरेस्ट भी गलत हुई, तो 30 दिन में कोर्ट कहेगा अरेस्ट गलत है। और वेंडेटा की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, इनको शोभा नहीं देता जी। अमित शाह ने इस मामले पर राहुल गांधी को भी सीधे निशाने पर लिया। उन्होंने मनमोहन सरकार के दौरान राहुल के अध्यादेश फाड़ने की मिसाल दी। उन्होंने जिस मॉरल ग्राउंड पर राहुल ने तब अध्यादेश की कॉपी, एक पेपर दरअसल उन्होंने फाड़ा था, कहा कि अब कहां है राहुल गांधी जो पहले इसी बात का विरोध कर रहे थे। बिहार में सत्ता पाने के लिए राहुल ने लालू यादव से अब हाथ मिला लिया है। जब यूपीए की सरकार थी, श्री मनमोहन सिंह जी इनके प्रधानमंत्री थे और लालू प्रसाद यादव जी इनके मिनिस्टर थे। लालू प्रसाद जी को सजा हो गई, अपील का स्टेज बाकी है, तो उनकी सदस्यता नहीं जाती है। यही मॉरल ग्राउंड था जो आप कोट कर रही हो। तो एक ऑर्डिनेंस लेकर आए कि हम इसको बदल दे रहे हैं। ऑर्डिनेंस से बदलने का कैबिनेट ने प्रस्ताव भी किया। यही श्री राहुल गांधी इसको कंप्लीट नॉनसेंस कहकर सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़े थे ऑर्डिनेंस को। और देश की कैबिनेट ने और देश के प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया था, उनकी पार्टी के ही प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया था, उसका मॉरल ग्राउंड पर उन्होंने मखौल उड़ाया था। और मनमोहन सिंह एक सॉरी फिगर बनकर रह गए थे पूरी विश्व के सामने। आज वही राहुल गांधी बिहार में सरकार बनाने के लिए सजा हो गई, वो लालू प्रसाद जी को गले मिल रहे हैं। ये ड्यूअल स्टैंडर्ड नहीं है क्या? ये शोभा देता है क्या? सीधे आपको लिए चलते बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अंदर भेज देंगे। ये क्या चल रहा है? ये एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे होगा? इन्फ्लुएंस होंगे विटनेसेस, किस प्रकार से दबाव डाला जाएगा? इन्वेस्टिगेशन में तो बाधा होगी होगी, पर आप सोचिए प्रैक्टिकली भी ये क्या चाहते हैं। ये हम लोग कोविड में थे तो आप सभी लोग, हम लोग सब वर्क फ्रॉम होम करते थे। ये पहली बार वर्क फ्रॉम जेल कॉन्सेप्ट चाहते हैं क्या इस देश में? वर्क फ्रॉम जेल होगा मतलब कि मुख्यमंत्री बैठेंगे अंदर, कैबिनेट की मीटिंग जेल के अंदर होगी। ये प्रैक्टिकल है क्या? मान लीजिए कि युद्ध या मान लीजिए बाढ़ की स्थिति आती है, अर्जेंट डिसीजन लेना है, कैसे लिया जाएगा? जेल के भीतर से? या आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि जो कैबिनेट की फाइल्स होती है, आप लोग कवर करते हैं गवर्नमेंट को, सीक्रेट होती है। अब जब कुछ अंदर आता है जेल के, वो तो चेक होकर के आती है, तो क्या ये सीक्रेट फाइल्स अब वहां के प्रशासन को बताकर फिर अंदर आएगी कैबिनेट मीटिंग के लिए? और जन सुनवाई कहां होगी? हालांकि ये लोग जनता से कटे हुए लोग हैं, पर जन सुनवाई क्या? आप जेल में एक मतलब अलग से कमरा होगा, वहां पे जनता आएगी और अपनी प्रॉब्लम्स बताएगी। जब महाशय जेल में होंगे तब ये किस प्रकार की व्यवस्था चाहते हैं? तो नैतिकता का बोर्ड पहनकर घूमते हैं, सामाजिक न्याय का बोर्ड पहन के घूमते। सामाजिक न्याय का सबसे अहम प्रिंसिपल क्या है? राइट टू इक्वालिटी, समता का अधिकार, समानता का अधिकार। अब आप देखिए कि कोई अगर केंद्रीय कर्मचारी हो सरकारी, तो वो सीसीएस के रूल से गवर्न होता है।
और रूल 10(2) बोलता है कि यदि कोई कर्मचारी 2 दिन तक अगर जेल में रहे तो ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाता है। वाह भाई वाह, केंद्रीय सरकार का या कोई सरकारी कर्मचारी तो 2 दिन तक जेल रहे वो सस्पेंड हो जाए, पर ये जो सामाजिक न्याय का पाठ पढ़ाने वाले, आर्टिकल 14 का हवाला देने वाले चाहते हैं कि भाई मंत्री और मुख्यमंत्री या बड़े ओहदे पर बैठा हुआ व्यक्ति जेल से सरकार चलाए। ये क्या सामाजिक न्याय और समानता है क्या? ये राइट टू इक्वालिटी है आपका? बताइए, इस पर भी कोई जवाब नहीं। कहा जाता है कि टारगेट किया जाएगा, हमें टारगेट किया जाएगा। अरे कहां से टारगेट होंगे भाई साहब, आप अपना इतिहास तो देखो। एक कन्विक्टेड चारा चोर, दूसरा अक्यूज्ड लैंड चोर, तीसरा जॉब चोर, चौथा माइन चोर, ये सारे चोर मिलकर बोल रहे हम टारगेट होंगे। भ्रष्टाचारियों का बैंड वैगन एक होकर भ्रष्टाचार और अपराध को कम करने या उसको नस्तनाबूद करने के कानून का विरोध कर रहा है और संविधान का हवाला दे रहा है। बोले डेमोक्रेसी बचा रहे। नहीं भाई साहब, आप डेमोक्रेसी नहीं बचा रहे, आप अपने परिवार के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को बचा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।